गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू को हमने निकाला था। स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू को निकालने के बाद हमने रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टार्क एंड वोल्टेज के बीच में संबंध निकाला था कि स्टार्टिंग टार्क और वोल्टेज के बीच में संबंध क्या होता है, कितना हमारा संबंध होता है स्टार्टिंग टार्क और वोल्टेज के बीच। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंसी होता है स्टार्टिंग टार्क के लिए वो कौन कौन सी डिपेंडेंसी होती है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ स्टार्टिंग टार्क, डिपेंडेंसी ऑफ स्टार्टिंग टार्क कि स्टार्टिंग टार्क के लिए कौन सी डिपेंडेंसी होती है। स्टार्टिंग टार्क की वैल्यूएशन कितना आई थी भाई पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग टार्क की जो वैल्यूएशन आई थी टीएस इज इक्वल टू आया था आपका K4V² R2 अपॉन Z2 स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था K4V² R2 अपॉन Z2 स्क्वायर, यही आई थी वैल्यूएशन। अब अगर मान लें कि हमारी सप्लाई वोल्टेज क्या है, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वह आपका क्या है स्टार्टिंग टार्क के किस कंडीशन में, प्रोपोर्शनल की कंडीशन में। यानी अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज, अगर हम अपने सप्लाई वोल्टेज को क्या करें इंक्रीज करें तो सप्लाई वोल्टेज के इंक्रीज होने पर हमारा स्टार्टिंग टार्क भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो क्या ये इसके ऊपर निर्भर कर रहा है? तो बिल्कुल निर्भर कर रहा है आपका, बिल्कुल निर्भर कर रहा है कि अगर हमारा क्या है वोल्टेज जो है वह वोल्टेज क्या हो इंक्रीज हो तो वोल्टेज के इंक्रीज होने पर हमारा स्टार्टिंग टार्क भी क्या होगा इंक्रीज होगा। दूसरा होता है टीएस इज प्रोपोर्शनल टू R2, यानी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उसका स्टार्टिंग टार्क भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो प्रकार की मोटर होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। दो मोटरें कौन कौन सी होती हैं इंडक्शन मोटर की? एक होता है स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। ये दो होते हैं आपके। पहला होता है स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। ये दो होते हैं आपके, ये आपके टोटल दो होते हैं। अब स्लिप रिंग जो होता है, स्लिप रिंग में क्या की जाती है कि वाइंडिंग की जाती है आपका, और जो हमारा स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या किया जाता है कि बार लगाई जाती है, यानी बार रॉड लगाई जाती है। जो हमारे लोहे, ये हमारे कॉपर के रॉड होते हैं, उन कॉपर के रॉड को स्थापित किया जाता है आपका रिंग में, सिरा रिंगों में, जिसकी वजह से वहां पर किसका निर्माण होता है स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का। इसमें क्या किया जाता है आपका कि इसमें तांबे के विद्युत रोधन वाले कंडक्टर से वाइंडिंग की जाती है आपका। तो यहां पर आपका जो हमारा बार होता है उस बार का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वह आपका कम होता है, और जो जिससे हम वाइंडिंग करते हैं, कंडक्टर से हम वाइंडिंग करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। और यही वजह है कि जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है। जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क अधिक होने की वजह, अगर मैं दोनों के रेजिस्टेंस को कंपैरिजन करूं, स्क्विरल के जो बनाया जाता है दो सिरा रिंगें होती हैं, इस तरह से एक सिरा रिंग, इस तरह से दूसरा सिरा रिंग होता है ये। उसके बाद ये इधर भी हमारा सिरा रिंग होता है, एक सिरा रिंग हो गया, ये क्या हो गया भाई दूसरा सिरा रिंग हो गया। इस तरह से इन सिरा रिंगों में छिद्र होते हैं, इन सिरा रिंगों में इस तरह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये इन सिरा रिंगों में आपके छिद्र होते हैं। ये आपके छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों में क्या होता है आपका कि कॉपर की रॉड को स्थापित किया गया होता है। इस तरह से कॉपर की रॉड को स्थापित किया गया होता है। ये इस तरह से, तो ऐसी जो आकृति बनती है वो कैसी आकृति है? पिंजरे की आकृति। आप इधर से अगर इधर से ढक देंगे तो क्या बन जाएगा?
पिंजरा बन जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। और इसमें किया क्या जाता है, जो हमारे दोनों सिरा रिंग होते हैं, दोनों सिरा रिंग, इन सिरा रिंगों के बीच में कॉपर की रॉड को या एल्युमिनियम की रॉड को स्थापित किया जाता है। उसी तरह से आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, सॉफ्ट के ऊपर हाई सिलिकॉन स्टील के कोर को स्थापित करके, ये हमने कोर को स्थापित कर दिया। और इस कोर में जो आपका कटा हुआ खांचा होगा, उन खांचों में क्या करेंगे, हम तांबे के विद्युत रोधन वाले वायर से वाइंडिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तांबे के विद्युत रोधन वाले वायर से वाइंडिंग करेंगे। और जो इससे 3 तार प्राप्त होंगे, उन तीनों तारों को यहां पर लगे हुए स्लिप के ऊपर क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये जो हमारा स्लिप लगाया जाता है, इस स्लिप के ऊपर तीनों कंडक्टर को क्या करते हैं, आपका जो इससे 3 कंडक्टर निकल के आएंगे, उन तीनों कंडक्टर को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में ये जो बनने वाला रोटर होता है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, तो दोनों में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है विद कंपैरिजन टू स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, अधिक होता है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। तो दो हमारी मुख्य डिपेंडेंसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड। फर्स्ट क्या होता है भाई, टीएस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर और टीएस इज प्रोपोर्शनल टू R2। और तीसरा होता है आपका जो हमारा एक्सल है, टीएस इज इन प्रोपोर्शनल टू 1/एक्सल होता है आपका। तो ये हमारे 3 डिपेंडेंसी होती है। अगर लिखना चाहें तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डाल लीजिएगा, सॉरी इसी में लिख लीजिएगा। पहला हेडिंग डालेगा सप्लाई वोल्टेज, लिखेगा सप्लाई वोल्टेज में सप्लाई वोल्टेज का मान इंक्रीज होने पर, सप्लाई वोल्टेज का मान इंक्रीज होने पर उसके स्टार्टिंग टॉर्क का भी मान इंक्रीज होता है, उसके स्टार्टिंग टॉर्क का भी मान इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट हेडिंग डालेगा रोटर रेजिस्टेंस में लिखेगा रेजिस्टेंस का मान कम होने पर उसके स्टार्टिंग टॉर्क का भी मान कम होता है। रेजिस्टेंस का मान कम होने पर उसके स्टार्टिंग टॉर्क का भी मान कम होता है, तथा रेजिस्टेंस का मान अधिक होने पर उसके स्टार्टिंग टॉर्क का भी मान अधिक होता है। और यही कारण है हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कम होता है। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कम होता है, जिससे इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। तो ये आपके मुख्यतः इसमें कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, एक वी स्क्वायर और दूसरा क्या है, R2। अगली हेडिंग डालेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। ये कौन सी कंडीशन होती है,
कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क यानी अधिकतम प्रारंभन बल आघूर्ण के लिए कौन सी स्थिति होती है, किस स्थिति में मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होता है, ये आपको निकालना होगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क के लिए प्रतिबंध बताइए, या प्रतिबंध को समझाइए कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क का प्रतिबंध क्या है। तो क्या कंडीशन होता है भाई, अब ध्यान दीजिएगा। टीएस इक्वल टू क्या निकला है, टीएस इक्वल टू निकला है K4V² R2/Z2²। यही हमारा स्टार्टिंग टार्क था, इसी का हमें क्या निकालना है, कंडीशन निकालना है। अगर मान लीजिए कंडीशन निकालना है, प्रतिबंध निकालना है कि हमारा स्टार्टिंग टार्क कितना अधिक होगा, तो हम मान लेते हैं पहले कि हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि भाई सप्लाई वोल्टेज अगर वेरी करता रहेगा तो हमारे स्टार्टिंग टार्क की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। हमको प्रतिबंध निकालना है, तो प्रतिबंध निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग टार्क में जो बदलने वाली वैल्यू है उसको कांस्टेंट करते हैं। जैसे हमारा R2 क्या बदल सकता है, नहीं बदल सकता। एक बार जिस वायर से हम वाइंडिंग कर देंगे उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमेशा वही रेजिस्टेंस रहेगा, उस रेजिस्टेंस के वैल्यूएशन में हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद Z2² क्या है, सदिश योग है रेजिस्टेंस और प्रेरित प्रतिघात का। प्रेरित की प्रतिघात जो है आपका यानी एक्सल की क्या वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार बाइंडिंग कर दी गई तो जो उसमें एक्सल की वैल्यू रहेगी वही आपका होगा हमेशा, उसकी वैल्यूएशन में परिवर्तन तो नहीं होगा। यानी ये दोनों हमारे जो R2 और X2 हैं वह दोनों क्या है, एक तरह से मान सकते हैं कि पूरी तरह वो कांस्टेंट है। बच क्या आपके पास, बच गया न्यू फैक्टर ऑफ वोल्टेज। अगर हम क्या कहें कि वोल्टेज मान लेते हैं कि हम नियत मान की सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, हम नियत मान की सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वोल्टेज में वेरिएशन होगा तो हमारा स्टार्टिंग टार्क भी ना चेंज होगा, तो क्या अधिकतम टार्क मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ऐसी कंडीशन में। क्योंकि जब वोल्टेज ही वेरी कर रहा है तो स्टार्टिंग टार्क वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टार्क का कहां से पता चल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज उसको हम कांस्टेंट करते हैं। तो मानते हैं कि ये हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इन दिस कंडीशन K4V, ये दोनों वैल्यूएशन क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। या हम इसको लिख सकते हैं K4V² इज इक्वल टू, इसको एक नया बना लेते हैं क्या, कांस्टेंट, इसको एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, वो क्या हो गया हमारा K5। हम TS बराबर क्या लिख सकते हैं, हम TS बराबर लिख सकते हैं क्या, R5 क्या है, R2/Z2²। हमारा R5 जो है वो कांस्टेंट है और जो हमारा R2 है वह रोटर का रेजिस्टेंस है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन चीजों से। तो TS की वैल्यू कितना आ गई, R5 × R2/Z2²। अब प्रतिबंध के लिए करते क्या है, तो प्रतिबंध के लिए हम क्या करेंगे, आपका इसका अवकलन करेंगे, वैल्यू को कम करेंगे, वैल्यू को कम करके निकालेंगे। आपका प्रतिबंध निकालते वक्त क्या किया जाता है, देखिए वैल्यू आपकी जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, कितना हमें वैल्यू प्राप्त हो रहा है, उस कंडीशन को ज्ञात करने के लिए जो हम प्रतिबंध की शर्त लगाते हैं, तो प्रतिबंध की शर्त में क्या करते हैं कि जो हमारा मुख्य फैक्टर है उस मुख्य फैक्टर के सापेक्ष अवकलन लेते हैं। जैसे यहां पर हमारा मुख्य फैक्टर क्या है, R2 है, तो हम R2 का क्या करेंगे, अवकलन लेंगे। जैसे क्या करेंगे, DTS, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा TS इज इक्वल टू लिख सकते हैं R5 × R2/Z2² को क्या लिख सकते हैं, R2² + X2² लिख सकते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर है तो जब इसको रूट में लेकर के रूट का स्क्वायर करेंगे, जैसे देखिए Z2 की वैल्यू ये होगी, मैं बड़ा कर देता हूं इसको, अगर मैं लिखूं ये वैल्यूएशन R2² + X2² और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो यहां से क्या मिलेगा भाई, TS की वैल्यू, TS की वैल्यू यहां से मिलेगी R5 × R2 क्या मिलेगा, R2² +
x2 स्क्वायर, यही मिलेगा आपको। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम प्रतिबंध निकाल लेते हैं। प्रतिबंध मान लेते हैं, हम इसका अवकलन कर देते हैं किसके सापेक्ष, dTs अपान dr2 के सापेक्ष, ये कर देते हैं। और इसके प्रतिबंध के लिए हम dTs अपान dr2 इक्वल टू 0 मानेंगे प्रतिबंध के लिए। तो जब हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई वैल्यूएशन, तो अंश और हर है, यहाँ पर अंश हर का फार्मूला लगेगा। जब अंश हर का फार्मूला लगेगा तो क्या आएगा भाई, यहां से तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉरी ये R5 नहीं K5 है, हम भूल गए, ये K5 का आपका बना लीजिएगा, इसको K5 है ये। तो K5 इंटू क्या हो गया आपका R2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं आपका हर, जो हर की वैल्यू है कितना है आपका R2 प्लस R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये होगा इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा इंटू 1 हो जाएगा, माइनस क्या करते हैं भाई हर सॉरी अंश हमारा क्या है R2 है, इंटू हर क्या है R2 स्क्वायर प्लस क्या है X2 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये R2 स्क्वायर का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2R2 आएगा, अपान क्या हो जाएगा भाई, अपान हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसा होता है ना, होता है आपका हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान क्या होता है भाई हर का होल स्क्वायर, ये होता है। अब हम मान लेते हैं कि dTs प्रतिबंध निकालना है, तो प्रतिबंध के लिए dTs अपान dr2 इज इक्वल टू 0, प्रतिबंध के लिए मैक्सिमम टारगेट प्रतिबंध के लिए। मैक्सिमम टारगेट प्रतिबंध के लिए तो dTs अपान dr2 इज इक्वल टू क्या मान लिया 0। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई K5 R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही है। ये तो भाई K5 जो है वो इस पूरे के बाहर है ना, इस पूरे के बाहर है, इंटू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2R2 स्क्वायर होगा, अपान क्या हो जाएगा भाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ इज इक्वल टू 0 होगा। हमारा K5 उधर ले जाए तो हमारी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी 0, फिर इसको भी हम उधर ले जाएंगे तो ये भी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी 0। जैसे देख लीजिएगा यहाँ क्या लिखेंगे R2 स्क्वायर, अब देखिए ये R2 है, ये क्या है माइनस 2R2, क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे वैल्यूएशन आ जाएगी आपका X2 स्क्वायर माइनस, ये हम K5 को उधर भेज दिया तो K5 को जब इधर भेज देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम इसमें हल कर रहे हैं इसके बीच में, अब यहाँ पर क्या है 2R2 है माइनस R2 स्क्वायर, या R2 स्क्वायर में से माइनस 2R2 स्क्वायर जाएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा R2 स्क्वायर आएगा, तो ये आगे कितना आपका R2 स्क्वायर, अब पान क्या हो जाएगा भाई R2 स्क्वायर है और प्लस क्या है आपका X2 स्क्वायर है, तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे, उसको वैसे ही रहने दे रहे हैं R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। ये हमारा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर उस पार ले जाएंगे, 0 में मल्टीप्लाई होगा किसी भी संख्या का तो क्या आएगा 0, तो क्या बचेगा X2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा। अगर हम इस वैल्यूएशन को उस तरफ ले जाए तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको वैल्यूएशन X2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा X2 इज इक्वल टू R2। तो ये हमारा प्रतिबंध के लिए शर्त है कि अगर हमें मैक्सिमम टार्क चाहिए तो मैक्सिमम टार्क प्राप्त करने के लिए हमारी वैल्यूएशन X2 की वह R2 के क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा मैक्सिमम टार्क हमें प्राप्त होगा। तो ये मैक्सिमम टार्क के लिए क्या है प्रतिबंध है। तो नोट करिएगा स्टार्टिंग टार्क का मान TS इज इक्वल टू K4
v स्क्वायर R2 अपॉन Z2 स्क्वायर होता है। हमें मैक्सिमम टार्क के लिए प्रतिबंध निकालना हो तो स्टार्टिंग टार्क में जिसका मान वेरी करता है उस मान को कांस्टेंट करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारी सप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम मान लेते हैं हमारे सप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू कांस्टेंट है। तो K4V स्क्वायर इज इक्वल टू K5 होगा। तो K4V स्क्वायर इज इक्वल टू K5 होगा। अब इसके नीचे यहां से फिर आप इधर नोट करिएगा, फिर यहां से ये नोट करिएगा और यहां से फिर ये नोट कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि प्रतिबंध के लिए शर्त जब आपका X2 का मान R2 के बराबर होगा, यानी जो हमारा रोटर प्रतिघात है, जब वो रोटर प्रतिघात रोटर रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो उस स्थिति में हमारा मैक्सिमम टार्क हमें प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हम अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।